अभी बहुत सारी बातें हमारे साथियों ने आपके बीच में और हमारे बीच में रखी और मैंने भी उनको सुना समझा, आपने भी सुना समझा। पहली बात, हम लोगों के दिमाग में एक बात स्पष्ट और क्लियर होनी चाहिए कि हम लोग यहाँ भाषण देने के लिए नहीं बैठे हैं। वी आर सिटिंग हेयर टू डिस्कस समथिंग इम्पोर्टेंट थिंग। हम लोग यहाँ कुछ डिस्कस करने के लिए और चर्चा करने के लिए बैठे हैं। भाषण में क्या होता है कि वन पर्सन इज स्पीकिंग और अदर्स आर लिसनिंग। वेदर द अदर पर्सन्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड और अंडरस्टैंड, there is no effect the person who are speaking. This is the simply speech. But those persons who want to involve in the discussion, it means all persons have to involve in this discussion, physically as well as mentally. If you are physically are present here or not mentally, what is the meaning to come up here? क्योंकि हम किसी समस्या पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं। चर्चा एक तरफ से नहीं होती है। चर्चा में जो भी हमारे साथी यहाँ हैं उन सभी को मानसिक रूप से उसमें इन्वॉल्व होना होता है और उसके बाद में वो चर्चा शुरू होती है। तो जो आपके दिमाग में एक सवाल बनते हैं, अगर मेरी बात के दौरान में बनने चाहिए और बनेंगे, तो आप अपने दिमाग में रखेंगे, उसे नोट कर लेंगे। फिर हम लोग जब समाप्त करेंगे तो फिर आपस में हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले विषय की तरफ ध्यान देंगे। तो मैंने इसलिए पलटकर 2 बार देखा कि जिन लोगों ने चर्चा शुरू किया तो मुझे लगा ये चर्चा क्यों हो रही है। फिर मैं पलट के देखा, फिर एक बार चर्चा आई तो मैं फिर पलट कर देखा। तो हम लोग जुडिशरी को स्टेट मानते हैं नहीं मानते, ये शब्द नहीं है। ये जुडिशरी स्टेट के अंदर है या नहीं है, ये शब्द नहीं है ना, ये डिस्कशन है। वो उधर जो डिस्कशन के लिए जो सब्जेक्ट लिखा गया वो लिखा गया है वेदर द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट इंक्लूड्स इन द स्टेट और नॉट। स्पेसिफिक वर्ड हैज बीन यूज्ड, हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट, नॉट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो हम लोगों ने उधर आपने देखा है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में इस्तेमाल किया शब्द। तो हम लोगों ने इधर चर्चा किया, भारत के संविधान में आर्टिकल 12 है और हम लोगों ने एक विषय आपके सामने रखा, इधर बाहर भी हम लोगों ने ऑल ओवर इंडिया में उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि भारत में जो हाई कोर्ट्स हैं और जो सुप्रीम कोर्ट है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार स्टेट है या नहीं, क्वेश्चन मार्क। फिर हम लोगों ने उसमें आगे लिखा यदि हां, हमने नहीं लिखा, यदि हां तो SC ST OBC और माइनॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व, वी आर नॉट यूज द वर्ड रिजर्वेशन, वी हैव यूज द वर्ड रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व। वी आर द एडवोकेट्स, देयरफॉर वी नो देयर इज ए मीनिंग, नॉट ओनली द वर्ड्स, even then there is a meaning of the full stop, comma, question mark और the विराम। Is it correct? सबसे पहले हमें यह बात समझ में आनी चाहिए, we are not the man. Man means we are not a simple man. We are the learneds. We are the learneds. The word learned is to be used only for the advocates and the judges. You may be IAS, IPS or IRS or whatever may be, but the learned word is not to be used. विद्वान शब्द किसी भी IAS, IPS, IRS या किसी भी व्यक्ति के लिए चाहे जितने पद पर हो इस्तेमाल नहीं होता, या तो अधिवक्ताओं के लिए इस्तेमाल होता है या जजेस के लिए। तो पहले हमारे दिमाग में यह बात होनी चाहिए, वी आर नॉट द कॉमन मैन। हम सामान्य व्यक्ति नहीं हैं जो भी इधर बैठे हैं, ये अलग वर्ग है एक भारत का, और वो अलग वर्ग ऐसी चीज पर आज चर्चा कर रहा है जिस पर चर्चा बहुत पहले शुरू हो जानी चाहिए थी।
हमें यह चर्चा करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अपने जीवन काल में कहा, जिस समाज में 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर, 30 वकील हो, उस समाज की ओर लोग उंगली तो छोड़ो, आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। इज इट करेक्ट? ऐसा बाबा साहब ने बोला, यह तो सच है। हमें यह सोचने की जरूरत इसलिए पड़ी कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि 30 वकील होंगे पर्याप्त है भाई, लोग उंगली तो छोड़ो आंख नहीं उठा पाएंगे। आपकी तरफ नहीं, समाज की तरफ। आंख आपकी तरफ नहीं, समाज की तरफ। मतलब 30 वकील हों तो समाज की ओर लोग उंगली तो छोड़ो आंख नहीं उठा पाएंगे। तो जब ये बात हम लोगों को जानकारी में मिली तो हम लोगों ने भी सोचा, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जैसा महान व्यक्ति कह रहे हैं कि अगर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ये बात कह रहे हैं कि 30 वकील अगर समाज में हो तो उस समाज की ओर लोग उंगली तो छोड़ो आंख उठाकर नहीं देख सकता। हम लोगों ने रिव्यू किया, अरे 30 वकील भारत में तो छोड़ो, यहां रेवाड़ी में नहीं है का? 30 वकील नहीं है? 30 छोड़ो भाई, पूरे जिले का जोड़ दोगे तो 300 से ज्यादा होंगे। 200 से, वो तहसील भी तो हैं। 200 वकील है जी रेवाड़ी में, हैं? भाई जिला कचहरी हो गई, कलेक्ट्रेट हो गई, तहसील हो गई, हो गई। और ये जो आप 300 और 200 की बात कर रहे हो, वो तो आप शेड्यूल कास्ट की बात कर रहे हो। ओबीसी तो जोड़ा ही नहीं उसमें। 85 के फॉर्मूले पे तो नहीं जोड़ा ना आपने। अगर उस सब से जोड़ दिया जाए तो आप नीचे आओ तो ऊपर जाओ तो ये 30 से तो ऊपर है ना गिनती। हमारे दिमाग में एक सवाल है, उस सवाल को हम चाहते हैं कि आपके दिमाग में आ जाए। क्या डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर गलत बोल रहे थे? क्या डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को इतनी समझ नहीं थी कि यार 30 वकील क्या कर पाएंगे? यहां तो रेवाड़ी में ही है 200 वकील। तो अगर जितना मैं समझता हूं, कोई भी महापुरुष हो, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ही नहीं, और भी महापुरुष भारत में नहीं पूरी दुनिया में हैं। महापुरुषों के द्वारा कही गई कोई भी बात उतनी आसान नहीं होती, और वो बात बिना सोची समझी भी नहीं होती। तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जब 30 वकील की बात कही तो एक सवाल तो हमारे लिए यह बनता है कि उनकी बात झूठ है या नहीं। तो इतना तो आप और हम सब मानते ही हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इतने हल्के व्यक्ति नहीं थे, वो भारत नहीं पूरी दुनिया के महान विद्वान हैं। तो ये बात उनकी गलत नहीं है, हमारे समझने में जरूर कोई गड़बड़ी है। बिकॉज यू नो देयर आर सो मेनी एडवोकेट्स who search the judgments with regard to our cases. They put the case before the court, or immediately court say, Mr. Counsel, this case is not applicable on your facts. होता है नहीं होता? वकील साहब तो अपनी समझ पूरी लगाते हैं, खूब ढूंढ के ले जाते हैं जजमेंट को, लेकिन इतनी मेहनत करके ले जाते हैं, जज साहब एक बार में कहते हैं क्या वकील साहब क्या लाए हो, इससे क्या मतलब है इसका? समझ का ही फर्क है ना, जजमेंट तो है ही है। तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जब ये बात कही तो मुझे ऐसा लगता है उन्होंने ये बात क्यों कही। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने सोचा, जब मैं अकेला विद्वान अधिवक्ता हजारों साल की गुलामी को खत्म कर कर अपने समाज को इतने हक अधिकार दिला सकता हूं, अगर मेरे जैसे 30 वकील होंगे तो भारत में फिर निश्चित रूप से हमारे समाज की ओर लोग उंगली तो छोड़ो आंख उठाकर नहीं देख सकेगा। उन्होंने आपके और मेरे जैसे अधिवक्ता होने के बारे में नहीं सोचा था। वो बैरिस्टर थे, विदेश से डिग्री लिए थे, यही फर्क है ना। अगर भारत से डिग्री लेंगे आज एडवोकेट ही होते ना। एडवोकेट वो भी थे और एडवोकेट हम भी हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के लिए एडवोकेसी नॉट ओनली फॉर द पर्पसेस ऑफ द फूड, नो, advocacy for the society, advocacy for the society rights। तो उनको लगता था कि जब मैं अकेला अधिवक्ता आज
इतनी मजबूती से अपने समाज के लिए लड़ सकता हूं, और मेरे जैसे जब 30 होंगे तो जब ये मेरे का मुकाबला नहीं कर सकते, जब मुझ जैसे 30 होंगे तो निश्चित रूप से उंगली तो छोड़ो आंख नहीं उठा पाएंगे। आप खुद सोच सकते हो, जब एक अंबेडकर इतना कर सकता है, अरे 30 तो छोड़ो, अगर 20 भी हो गए होते तो क्या होता। जब ऐसा हम लोगों ने सोचा तो फिर हमको जो महसूस हुआ, हमको लगा कि हमारे जो अधिवक्ता जो हम लोग हैं, हम लोगों के लिए एडवोकेसी है कि बेल बॉन्ड भर गया कि नहीं भर गया भैया, ये जमानत भैया 5 साल की है तो जस्ट मजिस्ट्रेट तुरंत दे देगा, और नहीं देगा तो कोई बात नहीं है, सेशन कोर्ट तो तुरंत ही दे देगा। हमारे लिए जमानत, पर्सनल बेल बॉन्ड, एंटीसिपेटरी बेल, सिविल रिवीजन, क्रिमिनल रिवीजन और सूट, इसी का नाम वकालत है। बिल्कुल ठीक कहा। हमने उस वकालत को समझा ही नहीं। आपने शायद कभी इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा, निश्चित रूप से पढ़ा होगा, और यार यू रीड द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड एडवोकेसी, नॉट द एडवोकेट, एडवोकेसी, किसी भी व्यक्ति के पक्ष को रखना, एडवोकेसी। डॉक्टर अंबेडकर वाज ए simply not an advocate, they are doing the advocacy of the rights of this country's people. तो जब एडवोकेसी का जब दायरा उनका बढ़ा, समाज के लिए सोचने का दायरा बढ़ा, तो फिर समझ में आता है और फिर हमारी सोच बढ़ती है कि ये जो संविधान के अंदर जो लिखा है वो क्या लिखा। कानून वो चीज है, डॉक्टर बहुत बड़ा डॉक्टर हो सकता है, अच्छे पढ़ने वाले मेरिटोरियस लोग डॉक्टर बनते हैं। आपकी फैमिली आपको डॉक्टर बनाना चाहती है, इंजीनियर बनाना चाहती है, वकील बनाना नहीं चाहती। अच्छा, वकील बनाना चाहती ही नहीं तो जज कहां से पैदा होगा? जज वकील में से पैदा होता है ना। हाई कोर्ट में हो चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो या लोअर जुडिशरी में हो, जो जज पैदा होगा वो वकील में से पैदा होगा। हमारी और आपकी सोसाइटी आपको वकील बनाना नहीं चाहती, तो जज बनने का तो कोई कार्यक्रम ही नहीं शुरू होगा। जब इस नजरिए को हम लोगों ने सोचा और समझा, तब शायद हम लोगों को महसूस हुआ कि हमारे महापुरुषों की जो हम लोगों को सोच थी देने की, वो शायद हमें पता चली नहीं, और हम लोगों का लाइन ऑफ एक्शन गलत है। लाइन ऑफ एक्शन इसलिए गलत है कि ये भारत के संविधान को बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं, बाबूजी मुझे भी संविधान दिला दो, मैं भी पढ़ूंगा। आप ईमानदारी से बताओ, इसे कचहरी में रहने वाले वकील छोड़िए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तथा कथित जो कॉमन एडवोकेट्स हैं, वो इसके अंदर भरे गए गूढ़ रहस्यों को, मीनिंग्स को, प्रिंसिपल्स को समझ पा रहे हैं? तो जब जो क्रिटिकल लोग हैं एडवोकेसी के, उनको समझने में मुश्किल है, तो कॉमन मैन के लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत है। लेकिन प्राइमा फेसाइली हम एडवोकेट्स इसको पढ़ते भी हैं, जानते भी हैं, पढ़ सकते भी हैं, जान भी सकते हैं। इस पढ़ने और जानने की समझ के बीच में ही अब हम लोग इधर भारत के संविधान में आर्टिकल 12 के बारे में थोड़ा सा इधर इसके टेक्निकल व्यू को भी क्लियर करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इन दिस पार्ट, unless the context otherwise requires, the state includes the government and the Parliament of India. The word government is different and the Parliament of India is different. And the government and the legislature of each of the states, here also the government word is different, and the legislature of each states what are different, and all local and other authorities, all local other authorities within the territory of India or under the control of the government of India. लास्ट वाले को दोहरा रहा हूं, other authorities within the territory of India or under the control of the government of India. Under the control of government of India अलग है और within the territory of India, सही है ना?
देखो, क्या इसके अंदर नगर निगम का नाम लिखा है, बिजली बोर्ड लिखा है, जिला पंचायत लिखा है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लिखा है, यूनिवर्सिटी लिखा है? नहीं लिखा ना? स्टेट है कि नहीं? बैंक लिखा है? स्टेट है कि नहीं? अरे बहुत छोटी बात है, इतना लंबा चौड़ा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। वेरी सिंपल। इसी में से आपको दो चीज अंदर देख के बता रहा हूं, अलग से कहीं नहीं देखना है। देखिए इसी में है, एक बहुत शॉर्ट में है थोड़ा सा। द जजमेंट सेज, मतलब अब जैसे गवर्नमेंट, जैसे क्या है कि कॉमन मैन जो कहता है गवर्नमेंट माने सरकार है, कॉमन मैन की बात है, तो वो सरकार क्या जानता है, मुख्यमंत्री जी हैं वही सरकार है। अब वकील हैं, कुछ कॉमन गांव के आदमी कहते हैं बाबूजी मारपीट हुई थी, हमने मुख्यमंत्री को लिख दिया प्रार्थना पत्र। सीआरपीसी में मुख्यमंत्री के लिए लिखा बताया है प्रोविजन, या एसपी के लिए रजिस्ट्री का प्रावधान है ना? क्या मुख्यमंत्री जी के लिए कोई व्यवस्था है? कॉमन आदमी क्या कहता है, मुख्यमंत्री को लिख दिया मैंने। अब उसको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री जी सबसे ऊपर है? कानून में मुख्यमंत्री क्या कर सकता है, अच्छा बताओ? कानून में मुख्यमंत्री कुछ है? एसपी के पास भेजेगा वो। देखिए एक सीधी सी क्या है, आप हम सब जानते हैं, एमएलए इज नथिंग। एमएलए है, एमएलए की जिस पार्टी की मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी का एक वहां पर राज्यपाल के पास में ये है कि हमारी मेजॉरिटी में साहब ये विधायक हैं हमारे पास, वन ऑफ द मेजॉरिटी है ना? वो उसके बाद में उनका ये है कि साहब ये हमारे लीडर है। वो लीडर के बाद में क्या होता है, उनमें से चुनिंदा लोग चुनकर वो अपनी एग्जीक्यूटिव बनाते हैं, और एग्जीक्यूटिव जो उसमें से निकाल के जो कैबिनेट बनाते हैं, जो कैबिनेट है वो सामान्य जो विधायक हैं जो कैबिनेट से बाहर हैं, क्या वो कोई कानून बना सकते हैं विधायक? जो कैबिनेट है, और कैबिनेट का जो चीफ है वो मुख्यमंत्री है, यही है ना? तो कैबिनेट जो होती है, वो कैबिनेट जो है वो एग्जीक्यूटिव है, वही सरकार है। जो क्रिटिकल लॉ की सिचुएशन है जो, तो सीआरपीसी में पावर तो दरोगा जी के पास है, लिखे नहीं लिखता है, एसपी को रजिस्ट्री है, और उसके बावजूद नहीं होता है तो 156(3) में कंप्लेंट है, और 156(3) में कंप्लेंट नहीं हो रही है तो 200 में कंप्लेंट करो। इसमें मुख्यमंत्री और राज्यपाल कहां है? नहीं है ना? इसका मतलब यह है, क्योंकि ये हमारी डेली रूटीन में है, इसलिए इसमें बहुत समझाने की बात नहीं है। वेरी कॉमनली ऑल ऑफ यू नोज, हाँ यार ये कॉमन बात है, इसमें क्या है? लेकिन यही कॉमन बात गांव के ग्रामीण आदमी के लिए बहुत क्रिटिकल है। उसी प्रकार हमारे लिए समझना, कॉमन आदमी के लिए गवर्नमेंट माने मुख्यमंत्री, लेकिन हम जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, यू आर ऑल द लीगल एक्सपर्ट्स, यह बहुत छोटी बात है कि यू आर बिलोंगिंग टू दी हरियाणा, देयरफॉर नो नीड टू लोकल लॉ ऑफ द स्टेट ऑफ यूपी। वेरी नॉर्मल थिंग। हरियाणा में भी लैंड लॉ स्टेट का होगा ना? सर्टेनली होगा। जैसे वहां आपको मालूम है उत्तर प्रदेश जमींदारी एबोलिशन एक्ट था, अभी रिसेंटली उसको रिपील करके स्टेट गवर्नमेंट ने यूपी रेवेन्यू कोड मैनुअल बनाया। तो यूपी रेवेन्यू कोड मैनुअल का जो क्षेत्राधिकार है वो उत्तर प्रदेश का एरिया है। तो हरियाणा की हाई कोर्ट तक वकालत करने वाले हमारे जितने भी वकील हैं वो लोकली वहां इसलिए नहीं पढ़ते हैं यूपी रेंट रेवेन्यू को, यार वो रेवेन्यू वहां लागू होना है और हम उत्तर प्रदेश में हरियाणा की पूरा डील कर रहे हैं, तो यहां तो कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है ना, तो लोकल लोग नहीं पढ़ते, नॉर्मली सामान्य बात है। लेकिन आप पढ़ो और समझ में नहीं आए, ये संभव है क्या? आप पढ़ो और समझ में नहीं आए, ये संभव है? संभव ही नहीं है, क्योंकि जो प्रिंसिपल्स हैं दे आर ऑल सेम। प्रिंसिपल्स में तो कोई डिफरेंस नहीं होता ना बेसिक लॉ के। उसी प्रकार जो स्टेट, जो ये यहां पर हम लोग डिस्कस करने बैठे हैं, लोकल सामान्य जो देश में नागरिक है
वो सामान्य देश में नागरिक गवर्नमेंट माने वो दो ही जानता है, या तो प्रदेश की सरकार जानता है या जो प्रधानमंत्री की सरकार जानता है, वो ये जानता है। इधर स्टेट के बारे में क्या वर्ड कानूनी शब्द है, द जजमेंट सेज दैट द एसेंशियल टेस्ट्स टू डिटरमाइन वेदर ए पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, whatever may be particular institution is other authority within the meaning of article 12 are, अब यहीं पर है, substantial financial aid। one thing, फाइनेंस कहां से आ रहा है? स्टेट से। करेक्ट। कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, सेकंड, परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक फंक्शन, दिस इज द मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक फंक्शन दे आर एग्रीव्ड, एंड इंटरेस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज। किताब बंद। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जुडिशरी का जितना भी फाइनेंस है वो पब्लिक फंड है, बात सही है? जुडिशरी का कोई भी काम व्यक्तिगत काम नहीं है, सारा पब्लिक फंक्शन है, बात सही है? करेक्ट। इसीलिए निर्विवाद रूप से मैं दूसरा कॉन्सेप्ट आपके सामने रखता हूं, क्योंकि आप मेरे साथी इधर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हैं। जैसे मैंने आपको बताया, नगर निगम का नाम नहीं है, बैंक का नाम नहीं है, अदर अथॉरिटी का नाम नहीं है ना। आपको मालूम होगा कि रिट 226 और 32 में होती है। आपको यह भी मालूम होगा, एज पर द जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द मोर लार्ज एरिया ऑफ आर्टिकल 26 इज मोर देन 32। इट इज करेक्ट। आर्टिकल 32 से बड़ा जो एरिया है वो 226 का है ना? सही है। अच्छा, अब 226 में कितनी भी रिट होती है, वहां बेसिक कंसेप्ट है पूरे भारत में कि रिट कभी भी व्यक्तिगत व्यक्ति के खिलाफ जारी हो ही नहीं सकती, एक्सेप्ट हैबियस कॉर्पस। रिट जो जुडिक्शन है, स्पेशल जुडिक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हो सकती, स्टेट के खिलाफ होती है। आप पूरे भारत में, हरियाणा में ही कहीं आपके साथी होंगे, जाके पूछ लिए, सबसे पहली पार्टी बनती है स्टेट ऑफ हरियाणा, थ्रू प्रिंसिपल सेक्रेटरी, थ्रू फलाने सेक्रेटरी, थ्रू रेवेन्यू, थ्रू एजुकेशन डिपार्टमेंट, यही है ना? तो ग्रीवांस पे फिर स्टेट कैसे लिख गया? वो रिट स्टेट के ही विरुद्ध आ सकती है। उसी प्रकार आपने देखा होगा, अगर स्टेट के बाद में जो नगर निगम है या बिजली बोर्ड है या कोई भी बोर्ड है, आप इंडिविजुअली, नगर निगम थ्रू एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनता है, बिजली बोर्ड थ्रू एमडी, थ्रू एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स बनते हैं पार्टी। तो जितने भी ये जो चीजें हैं, दे आर ऑल स्टेट। उसी प्रकार हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के विरोध में भी मुकदमे फाइल होते हैं, वो उसी डेजिग्नेशन से पार्टी बनता है, हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद थ्रू रजिस्ट्रार जनरल। अगर स्टेट नहीं तो पार्टी कैसे बन रहा है? आगे की बात, निर्विवाद रूप से भारत के संविधान की व्यवस्था के अनुसार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इज आर स्टेट है। अब सवाल अगला है, ये स्टेट का फर्क क्या होगा अगर हम समाज को समझा दें? बनाना नहीं है। मेरे साथियों ने कहा कि हम क्यों लाना चाहते हैं स्टेट की परिभाषा में, एकदम गलत हो जाएगा इंटरप्रिटेशन। हम कुछ नहीं करना चाहते, भारत के संविधान में जो है उसको ही इंप्लीमेंट जमीन पर कराने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन आपके बीच में है, अलग से हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। अगर ये स्टेट हम समाज को समझा दें, क्या होने वाला है? तो फिर आपने सारी बात खुद ही कही, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, बस केवल एक दो नाम लेने के लिए केवल आपको मैं बोलूं। आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 का जो केवल ओपनिंग वर्ड है, केवल मैं उस ओपनिंग वर्ड को केवल आपको बोलूंगा, इक्वलिटी बिफोर लॉ
द वर्ड यूज द स्टेट शैल नॉट डिनाई। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी तो ये नियम लागू है, और वो ये कब कहता है कि हाँ इसको हम लोग न्याय करें, देंगे, इसको नहीं देंगे। सबके लिए बराबर। वो कर दे अलग बात हो गई, कहता तो नहीं ना, मानता स्टेट है करेक्टर वही। थोड़ी देर के लिए दूसरे पर आते हैं हम लोग, इधर 14 के बाद सीधा 15 आते हैं। 15 में भी ओपनिंग वर्ड वही है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट। कहां करता है विभेद, वो लागू हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जिस पर हम लोग आ रहे हैं, आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में एक चीज हमें समझनी है, आर्टिकल 16 में हमें नौकरी नहीं मिलती, रिप्रेजेंटेशन भी नहीं मिलता। हमने, दुश्मनों ने जो प्रचार किया उस प्रचार को हमने स्वीकार किया। उन्होंने भारत को हिंदुस्तान कहा और हमने ये बात समझने में दिमाग ही नहीं लगाया कि यार संविधान में तो भारत लिखा है, इंडिया लिखा है, ये साला हिंदुस्तान क्यों बोल रहा है। डेफिनेशन है ना इसमें, सेक्शन आर्टिकल 2 में दिया ना डेफिनेशन। इधर ये सबसे ऊपर है छोटी किताब, ये रहा 2 नंबर। फर्स्ट यस करेक्ट। नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो हिंदुस्तान तो हो सकता था इसमें। खासियत क्या है कि भारत में आज बहुत सारी जनसंख्या, बहुत बड़ी भीड़ भारत को भारत नहीं कहती, भारत को इंडिया नहीं कहती, हिंदुस्तान कहती है। क्यों? अगर देश हमारा इंडिया था, देश हमारा भारत था, तो लोगों को ज्यादातर तो भारत और इंडिया इस्तेमाल करना चाहिए था। जिस दिन से संविधान बना उस दिन से ही उसके दुश्मनों ने डिसाइड किया कि देश कागज में जरूर इंडिया और भारत है, लेकिन हमें इसे हिंदुस्तान बनाना है। आज की तारीख में आप और मुझ जैसा कॉमन मैन छोड़िए, हाई कोर्ट के जजेस एट द टाइम ऑफ सिटिंग ऑन द चेयर देश से हिंदुस्तान में तो आजकल ये हो रहा है। उससे कहो कि जब तूने शपथ ली थी तब भी हिंदुस्तान, गवर्नमेंट ऑफ हिंदुस्तान बोला था क्या? अगर स्टेट हम समाज को समझाते हैं सही, इसका दूसरा अर्थ है कि आर्टिकल जो 16 बोल रहा है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी भर देता है। ये वर्ड एकदम क्लियर कट आपके सामने, केवल 2 लाइन, देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, देयर शैल बी ए सर्विस, देयर शैल बी ए जॉब, देयर शैल बी ए whatever word has not been used, there shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or education. use, listen the word, relating to employment or appointment to any office. Employment is another thing, or appointment to any office is another thing. Employment is another thing. We are all talking about the employment. Whenever you talk with regard to the reservation or Article 16, every time you told about the employment, you are not talking about the appointment to any office. Appointment to any office under the state. आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा स्टेट ऑफ बिहार का 5 जजेस का जो कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट है एचजीएस के अपॉइंटमेंट के बारे में, मालूम होगा?
अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, स्पष्ट रूप से लिखा है जजेस आर नॉट दी एम्प्लॉयज, लिखा है। आपको मालूम होगा, नहीं है, मैं थोड़ा ब्रीफ कर दूं। स्टेट ऑफ बिहार ने डिसाइड किया कि हम एचजीएस में हमारे लोगों को रिजर्वेशन देंगे, ये डिसाइड किया एचजीएस में। लोअर जुडिशरी में तो है ही है, एचजीएस में। आपको मालूम होगा कि भारत के संविधान में जब आप पढ़ोगे हाई कोर्ट्स के सुपरिटेंडिंग पावर में 227 में और नीचे आगे चलोगे आप 228 229 में, कि हाई कोर्ट को स्टेट की जुडिशरी के लिए कानून बनाने का अधिकार है।